are you, ma'am? Please just know I don't know where my parents are. Ma'am, calm down. What? Some people broke into our house and they show us all his money. And I couldn't hear my 8 नवंबर 2010 कनाडा के एक शांत से नेबरहुड में एक परिवार की जिंदगी कुछ ही मिनटों में बदल जाती है जब रात के अंधेरे में कुछ अटैकर्स उनके घर में घुस जाते हैं और उस घर के मालिक और उनकी वाइफ को गोली मार देते हैं। घर के अंदर उनकी एक बेटी भी मौजूद थी, लेकिन किसी तरह वो बच जाती है। अटैक के दौरान इमरजेंसी सर्विसेज को एक डरा देने वाली 911 कॉल रिसीव हुई। Avenue Road. Yes. Can you spell the street name for me, please? Dad? No, you're calling Ma'am. एक लड़की रो रो के बता रही थी कि कैसे कुछ आदमी उसके घर में घुसते हैं और उनके पेरेंट्स को गोली मार के भाग जाते हैं। एक ऐसा केस जो जैसे ही सॉल्व हुआ तो पूरा कनाडा शॉक में था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये एक फेल्ड रॉबरी या होम इन्वेजन केस है जिसके कारण मालिक और उसके वाइफ को मारना पड़ा था, लेकिन पुलिस वाले धीरे धीरे करके इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ाते हैं। फिर एक लौती बची हुई जेनिफर से उन्होंने पूछताछ भी की, आसपास वालों से भी पूछताछ की। डिटेक्टिव्स को कुछ ऐसी बातें पता चलने लगी थी जो बिल्कुल मैच नहीं हो रही थी। काफ़ी सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे थे इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि घर में ज़बरदस्ती घुसने का कोई ऐसा निशान नहीं था। देन घर में कोई कीमती सामान भी नहीं चुराई गई थी। सो व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड इट? अब इस मोटिव को समझने के लिए हमें उस रात को नहीं, कई साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत एक गनशॉट से नहीं, एक परिवार के सपनों से होती है। हैन पेन और मिसेस पेन वियतनाम से कनाडा आए थे। एक बेहतर जिंदगी की तलाश में उन्होंने कई साल कड़ी मेहनत की और उसके पीछे सिर्फ एक कारण था, अपने बच्चों को वो हर मौका देना जो शायद उन्हें कभी भी नहीं मिला। दोनों पेरेंट्स का मानना था कि हार्ड वर्क और डिसिप्लिन ही सक्सेस की चाबी है। इसी वजह से घर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पढ़ाई को दी जाती थी। उनकी बेटी जेनिफर और उसका छोटा भाई दोनों के लिए रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, पढ़ाई को लेकर के और बाकी सब चीज़ों को लेकर के। ये सब बातें उतनी अजीब भी नहीं है, क्योंकि आखिर हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा आगे लाइफ में सक्सेसफुल हो और उनके सपने पूरे करे। और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग भी ला रही थी। उनकी बेटी जेनिफर पेन हर माँ बाप का सपना लगती थी, शांत, समझदार और मेहनती। जेनिफर बचपन से पियानो भी बजाती थी, काफ़ी अच्छा पियानो बजाती थी, और साथ साथ में उसकी एकेडमिक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आता था उसके स्कूल में। रिश्तेदार हो या पड़ोस वाले हो, सभी को पता था कि जेनिफर पेन का ज़िंदगी और फ्यूचर एकदम ब्राइट होने वाली है। उन्हें पक्का पता था कि उनकी बेटी या तो कोई डॉक्टर या तो कोई बड़े प्रोफेशन में ही जाने वाली है। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इस परफेक्ट से दिखने वाली ज़िंदगी में एक ऐसा सच छुपा हुआ है जो धीरे धीरे करके जब बाहर आता है तो इस पूरे परिवार को तबाह कर देता है। जैसे जैसे करके जेनिफर बड़ी होती गई, उसके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए। एंड शुरुआत में तो जेनिफर काफ़ी ज़्यादा खुद से कोशिश करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके उसे ये सब संभालना मुश्किल होने लगा। हाई स्कूल के दौरान जेनिफर के ग्रेड्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे थे जितने उसके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन थे, लेकिन उसने क्या किया कि ये सारी बातें जाके अपने पेरेंट्स को नहीं बताई और वो फेक रिपोर्ट कार्ड्स और सर्टिफिकेट्स बनाने लगी। फिर एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोला गया और फिर तीसरा, और धीरे धीरे करके जेनिफर एक ऐसी ज़िंदगी जीने लगी जो वो असल में थी ही नहीं। उसके पेरेंट्स को लग रहा था कि उसकी बेटी एकेडमिक्स में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। और हैरानी की बात तो ये भी है कि सालों तक किसी को कुछ कानों कान खबर भी नहीं हुई। जेनिफर ने अपने आसपास ऐसी परफेक्ट इमेज बना ली थी कि किसी को कुछ शक ही नहीं हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर झूठ की बुनियाद धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगती है, तो इसकी बुनियाद भी हिलने लगी थी। इसी दौरान जेनिफर की ज़िंदगी में आता है एक लड़का जिसका नाम था डैनियल वोंग। दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और धीरे धीरे करके उनकी रिलेशनशिप काफ़ी आगे बढ़ गई। लेकिन इन सब में एक प्रॉब्लम थी। जेनिफर के पेरेंट्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं था कि उनकी बेटी एक रिलेशनशिप में जाए और पढ़ाई से उसका ध्यान हट जाए, और इसीलिए जेनिफर ने ये डेटिंग वाली बात सबसे छुप। अब उसकी ज़िंदगी दो हिस्सों में बट चुकी थी। एक जेनिफर थी
जिसका इमेज पेरेंट्स के सामने था एकदम डिसिप्लिन्ड, मेहनती, पढ़ाई पे फोकस्ड बच्ची। और दूसरी तरफ थी असली जेनिफर, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इधर उधर घूम रही थी, अपनी एक फेक लाइफ जी रही थी और अपना मन मर्जी का लाइफ जी रही थी वो। लेकिन धीरे धीरे करके उसके पेरेंट्स ने नोटिस करना चालू कर दिया कि कुछ इनकन्सिस्टेंसीज आ रही है जेनिफर की लाइफ में। आई मीन वो ऑब्वियसली देखते थे कि फ़ोन पे ज़्यादा देर लगे रहना या फिर बात बर्ताव में थोड़ा सा मतलब डिफरेंसेस आ जाना। और जब उसके पेरेंट्स ने ज़्यादा सवाल जवाब करना चालू किया तो धीरे धीरे करके सारे झूठ बाहर आने लगे। उन्हें पता चल चुका था कि जेनिफर ने रिपोर्ट कार्ड, सर्टिफिकेट्स वगैरह सब फेक बनाए हैं। और ये बात जेनिफर के पेरेंट्स के लिए एक शॉक से कम नहीं था। एंड इसीलिए उसके सारे जो मोशंस थे उसे ट्रैक करना चालू कर दिया पेरेंट्स ने। सभी कुछ फ़ोन वगैरह सब जब्त कर लिए और धीरे धीरे करके उन्हें उसके रिलेशनशिप के बारे में भी पता चल गया, जिस पे उसके पापा ने कह दिया कि तुम्हें वोंग से मिलना बंद करना पड़ेगा। अब जेनिफर जो थी अपनी ज़िंदगी को पहले से भी ज़्यादा कंट्रोल महसूस करने लगी, क्योंकि एक तरफ थे उसके पेरेंट्स जो उसको एक सही ट्रैक पे लाना चाहते थे और दूसरी तरफ थी जेनिफर जो खुद के मर्जी से लाइफ को जीना चाहती थी। अब फिर आता है 8 नवंबर 2010। फैमिली के लिए ये आम सी रात ही थी, सब कुछ शांत था, सब सही से चल रहा था एंड किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ही देर के अंदर उनके घर के ऊपर एक ऐसा हमला होने वाला है जो पूरे कनाडा में हेडलाइंस बनने वाला था। रात के दौरान कुछ अटैकर्स उसके घर में घुस जाते हैं और फिर चारों तरफ अचानक से अफरा तफरी मच जाता है। उनके पेरेंट्स को वो बेसमेंट में लेके जाते हैं और फिर गोलियां चलने की आवाज़ आती है। हमले में जेनिफर की माँ बुरी तरह घायल हो गई और वो वहीं पे मर गई। लेकिन उनके जो पिता थे हैन पेन, वो ब्रूटली इंजर्ड थे, मगर वो अभी थोड़े लाइफ था उनके अंदर और बची हुई थी घर के अंदर एक डरी हुई बेटी जेनिफर पेन। बट वेट, अगर घर से कोई कीमती सामान चोरी नहीं हुआ तो फिर ये रॉबरी थी या फिर एक प्लान्ड मर्डर? जेनिफर के पिता जो इस हमले में इंजर्ड हो गए थे वो बच जाते हैं और जब उनकी सेहत थोड़ी बेहतर हुई तो उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ ऐसी बात बताई जिसने इन्वेस्टिगेशन का पूरा डायरेक्शन ही बदल दिया। जेनिफर जो कि इकलौती बची थी वहाँ पे, उससे भी वो पुलिस वालों ने पूछताछ किया। 2 बार ऑलरेडी पूछताछ हो चुकी थी उससे एंड कुछ क्वेश्चंस थे जिससे पुलिस वाले सेटिस्फाइड नहीं थे, जैसे कि अगर वो टाइड थी, जैसे कि उसने कहा कि उसे बांध दिया गया था, तो हाउ डिड शी कॉल 911? Exactly. And do you have any questions with respect to what I've just told you? It's just like sitting, sometimes like parts come back that I didn't remember when I spoke. No one is, and that's the process. This is going to be a long process. This is an initial. जिस पे जेनिफर ने कहा कि फ़ोन उसके पॉकेट में ही था और उसने किसी तरह से मैनेज कर लिया फ़ोन करना, जो कि एक हद तक बिलीवेबल भी है। लेकिन एक और बात बताओ, अगर रॉबरी का मोटिव चोरी करना नहीं था या फिर अगर कुछ चोरी हुआ भी होगा जो कि कोई कीमती चीज़ नहीं होगी, लेकिन कुछ चोरी अगर हुआ भी है, तो फिर एक लौती आई विटनेस को वो रॉबर्स क्यों जिंदा छोड़ देंगे? 10 डेज बाद जब जेनिफर के पिता प्रॉपरली होश में आते हैं, वो बताते हैं कि ये सब बांध के रखने वाली बात बिल्कुल झूठ है एंड उन्होंने देखा कि जब ये सब अटैक हो रहा था तो एक अटैकर जेनिफर से काफ़ी पोलाइटली बात कर रहा था। यही वो मोमेंट था जब पूरा केस का ध्यान, पूरा इन्वेस्टिगेशन 20 साल की जेनिफर पेन की तरफ मुड़ गया और उसे बुलाया गया 3rd टाइम इंटरोगेशन के लिए। फ़ोन जब्त कर लिया गया और तुरंत पुलिस वालों ने चैट्स वगैरह को खंगालना चालू किया और उन्हें मिल गया वो सारा चैट हिस्ट्री जो मर्डर के लिए उन्होंने प्लान किया था और उन्हें एहसास हो गया कि वो और विक्टिम नहीं, इन सभी की मास्टरमाइंड बैठी हुई थी। इंटरोगेशन के दौरान जेनिफर भी टूट चुकी थी क्योंकि उसके सामने जब सबूत रखे गए तो उसके पास कोई भी आंसर नहीं था इसका और उसने कबूल कर लिया अपना गुनाह।
और साथ साथ में उसका जो बॉयफ्रेंड था वोंग, और 3-4 लोग और भी तो थे जिसका फ़ोटोज़ आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, उन सभी को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। काफ़ी सालों चले कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद जेनिफर को फर्स्ट डिग्री मर्डर और अपने पिता का अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई। ये पूरा एक परफेक्ट मर्डर था। जेनिफर कभी भी पकड़ी नहीं जाती अगर उनके पिता नहीं बचते तो, क्योंकि कभी भी पुलिस का ध्यान जेनिफर के ऊपर गया ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार उनसे इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें पुलिस वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा ढीलापन छोड़ दिया था केस में, कि अगर उनके पिता के स्टेटमेंट नहीं भी ली जाती फिर भी उसका चैट हिस्ट्री चेक होना ज़रूरी था। ऐसा भी नहीं है कि वो माइनर थी, आई मीन वो 20 साल की थी, तो पुलिस को आई थिंक हर एंगल से अब सोचना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया काफ़ी जालिम हो चुकी है। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ जेनिफर पैन एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि तुम्हारा क्या थॉट है इस केस के बारे में। एंड ऐसे ही रियल इंसिडेंट जानने रहने के लिए डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो इफ यू एंजॉयड इट। सी यू सून।